ये समझिए कि मध्य प्रदेश में व्यापम की भर्तियां, चाहे वो घोटाला हो और चाहे 4-4 साल से भर्तियां आई ही ना हो। और एक बड़ा मुद्दा कि एमपीपीएससी, सोचिए 2019 में रिक्रूटमेंट निकाली गई, आज 2022 खत्म होने वाला है, अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती थी। 2 अक्टूबर को ही मध्य प्रदेश के युवाओं ने 2 बैनर तले मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ एवं राष्ट्रीय शिक्षक युवा संघ, इस बैनर तले एक पद यात्रा की शुरुआत। कल यानी 9 अक्टूबर को यह पद यात्रा भोपाल पहुंचने वाला है और वहां पे रोजगार सत्याग्रह का आयोजन होने वाला है। क्या है मामला, आइडिया इसके पीछे क्या है, इस तमाम इशू पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान साहब हैं। पहले एक बार अम्बेडकरनामा में आ चुके हैं, एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ अध्यक्ष हैं बेरोजगार युवा संघ के। वकील साहब भी बेरोजगार ही हैं लगता है। मतलब सोच लीजिए देश में हालत क्या है कि वकील साहब अध्यक्ष हैं बेरोजगार युवा संघ। क्या क्या होने वाला है, क्या मामला है, कहाँ सरकार विफल हो रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रही है, करोड़ों रोजगार देने की बात थी, इन तमाम मसलों पर मैं वकील साहब से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं और साथ साथ आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के जो साथी इसको सुन रहे होंगे, लगातार आप इस वीडियो को सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। दिनेश जी, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, आपके जो विचार भी सुनता रहता हूँ और कई मुद्दों पर आप जो सनसनीखेज जो चीज़ें लेके आते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ हैं। और बहुत कम पत्रकार अब ऐसे रह गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी दर्शक हैं, कि ये प्रोफ़ेसर रतन लाल जी हैं, जो आप जब इनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, अगर आप गूगल में डालेंगे, तो शुरुआती दौर पे तो मैं ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब आपके बारे में पढ़ा, तो पता चला कि बड़ा मुश्किल होता है आपके जैसा बनना, लेकिन बड़ा गर्व महसूस होता है आपके जैसा बनना। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आपसे मुझे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ये लिए मेरे गर्व की बात है, पहली बात तो ये है। और मैं स्वागत है दिल्ली आपका, विश्वविद्यालय चलिए। से पढ़ा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, वहाँ के आप प्रोफ़ेसर हैं और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है ये, कि मैं आप कब ने पढ़े हैं ही दिल्ली इनको दिल्ली विश्वविद्यालय में, कब पढ़े हैं? हंसराज कॉलेज में था 2008 से लेके 11, उसके बाद फिर पीजी, फिर डबल पीजी, फिर बाकी तमाम चीज़ें, 10-12 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में बिताए मैंने। और मैं तो कैंपस में 1900 जी। ये जो आंदोलनकारी प्रवृत्ति है, ये वहीं से आई है। और वहीं पर कभी डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट, तो कभी कुछ, तो कभी कॉलेज में, तो इस प्रकार की चीज़ें करते रहते थे हम लोग। और हम्म। अभी जो हमने यहाँ पर जो शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय शिक्षित युवा संगठन है। इन्होंने जी। एक 21 सितंबर, एनईयू इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन। इन्होंने 21 सितंबर से 8 एक हफ्ते तक, मतलब आप ये मान के चलिए कि 21 सितंबर से लगातार 2 अक्टूबर तक, पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कहाँ? इंदौर में। और हम्म। इंदौर में धरना प्रदर्शन करने के बाद, जब सरकार, इनकी एक ही मांग थी कि भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इतने लोगों से बात करते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी लोग मन की बात करते रहते, थोड़ा युवाओं के दिल की बात इनके मुख्यमंत्री सुन लें। तो लेकिन इतना समय नहीं मिला इनको कि ये दिल की बात सुन लें, तो चूंकि वो अपने दिल की बात कहने के लिए फिर वो पैदल निकल लिए 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम्म। जब पूरा देश जो है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रहा था, और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा देश जो है नवरात्रि मना रहा था, ये बेरोजगार युवा राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ जो है, कितने थे ये कोई मैटर नहीं करता, पर पूरा का पूरा इंदौर से भोपाल तक का रास्ता अपने पैदल से ना चला, अपने पांव से नाप रहा था। और अंततः अभी हम लोग भोपाल के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। और अब इनके आह्वान पर मैं विभिन्न संगठन के साथ आ गए हैं, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ अध्यक्ष के तौर पर, और साथ ही मेरे पूरे बेरोजगार संगठन के साथी और तमाम जो भी छात्र हैं,
जो छात्र हितैषी हैं, सभी का जमा भाड़ा जो है कल होने जा रहा है भोपाल में। तो ये जो पूरी की पूरी रूपरेखा है, वो ये समझिए कि मध्य प्रदेश में व्यापम की भर्तियां, चाहे वो घोटाला हो और चाहे 4-4 साल से भर्तियां आई ही ना हो। और एक बड़ा मुद्दा कि एमपीपीएससी, सोचिए 2019 में रिक्रूटमेंट निकाली गई, आज 2022 खत्म होने वाला है, अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई। 19, 20, 21, 22, मतलब 2018 से लेके अब तक मध्य प्रदेश में कोई पीएससी अफसर बना ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग काम कर कैसे रहे। रिटायरमेंट तो हर साल हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी बना नहीं, एक भी कांस्टेबल नहीं बन पाया, कोई एक एसआई नहीं बन पाया, कोई एक कर्मचारी नहीं नियुक्त हो पाया। तो समझ नहीं पा रहे कि 4 साल में ये काम चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं, और सिर्फ काम चलाने के लिए सरकारें होती हैं या समाज को सही दिशा और दशा सुधारने सरकारें होती हैं। ये जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ये जी। चौपट करने वाली सरकारें जो समय है, इनको जगाने के लिए आ रहे हैं। ये एक छोटी सी हमारी रूपरेखा है इसकी सर। नहीं, आपने दो मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ और राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ, ये जी, दो संगठन हैं। आपकी क्या क्या मांगे हैं? ये जो मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग है कि अगर इलेक्शन समय पर हो सकता है तो युवाओं का सिलेक्शन भी समय पर सुनिश्चित करिए। देश को दो चीजें चलाती हैं, एक नहीं। अगर देश को एक अस्थायी कार्यपालिका चला सकती है और चलाती है, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थायी कार्यपालिका की होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अधिकारी आते हैं। तो जैसे ही कोई एक सीट खाली होती, विधायक की, एक सरपंच की, एक सांसद की, 6 महीने के अंदर एकदम करेक्ट टाइम पे नोटिफिकेशन। कोरोना नहीं, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, पर चुनाव होगा। सत्ता का सुख चाटना है इनको, कुर्सी इनको चाटनी, कुर्सी मिलनी चाहिए एकदम समय पर। तो जब समय पर इलेक्शन कमीशन उनका चुनाव करवा सकता है, उनको नियुक्ति करवा सकता है, तो हमारी पहली मांग है कि हमारे लिए भी इलेक्शन कमीशन की जैसा ही सशक्त एक आयोग चाहिए, जिसके पास ये अथोराइज हो कि जैसे ही पद खाली हुए हैं, 6 महीने के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट हो और साल भर के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाए। जिन जिन छात्रों ने उनका एग्जाम दिया है वो चयनित हो जाए, जो नहीं तो फिर अपना दूसरा काम धंधा देखने लगे। ये हमारी पहली मांग। दूसरी जी। मांग है बेरोजगारी भत्ता के लिए। आप एक दिन के लिए अगर कोई सांसद बन गया, एक दिन के लिए कोई अगर विधायक बन गया, तो उसको जीवन भर भत्ता मिलता है। वो अगर ना रहे तो उनके परिवार को मिलता है। तो जो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता पाने का हक है, क्योंकि जो बेरोजगार है उसकी वजह है सरकारें। क्योंकि आपने आज तक ऐसी स्कूल, ऐसे कॉलेज नहीं बना पाए जो स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद बच्चों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। आपने स्कूल और कॉलेजों को बेरोजगार निकालने वाली फैक्ट्रियां बना दी। हमारी दूसरी मांग है कि जो बच्चा, जो छोटे छोटे ये कुचड़ खानों में रहता है, इनको बेरोजगारी भत्ता मिले। तीसरी मांग हमारी है व्यापम की भर्तियों पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो। लीपापोती करते हैं, इन्हीं के सरकारी कॉलेज हो, इन्हीं के प्राइवेट कॉलेज हो, वहीं से स्कैम होता है। मंत्रियों के कॉलेज से स्कैम होता है, अब बाद में स्कैम को ही दबा दिया जाता है। एक समय था साहब, एक समय था जब रूमर्स फैलती थी और उसके फैक्ट चेक करती थी मीडिया को, मीडिया उसको खोजती थी और सरकार उस पर एक्शन लेती थी। आजकल उल्टा हो गया है, जनता फैक्ट खोजती है, जनता इन्वेस्टिगेशन करती है, मीडिया और सरकार उसको दबाती है। ये जो पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बातें होती हैं, और इससे जो उम्मीदें बढ़िया मजबूत होती हैं किसकी, जो स्कैम करने वाले। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, देखिए यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया, आज पेपर लीक हो गया। मतलब इतना तो हमारे घरों में सीवेज लीक नहीं होती, नल टंकी लीक नहीं होती, जितना पेपर लीक हो जाता है। रीट का पेपर लीक हो गया। मध्य प्रदेश में जो है एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर लीक हो गया। 10-10, 12-12 लाख रुपए ले लेकर के कांस्टेबल और एमपी टेट के लिए सीधे लोगों ने कहा कि लो हमें पैसा दो और आप नियुक्ति लो। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये ना हो भर्तियों में, क्योंकि अगर ऐसे शिक्षक जो भ्रष्टाचार से जाएंगे, वो समाज को अपंग बना देंगे। हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे, ये तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं और देखने वाले दर्शक भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं जा पा रहा अंदर, तो हमारे सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। और इसके अलावा हमारी मांगे है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख सरकारी पद खाली हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो सरकारी डाटा है, 3 लाख पद खाली हैं तीनों लेवल पर।
चाहे वो बात करें पंचायत लेवल पर, दूसरी बात करें हम संभाग लेवल पर, और तीसरी करें। तो 3 कैडर हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर, और एक है हमारा जो है स्टेट कैडर। 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार लगातार बस आउटसोर्स की भर्ती करती है, और आउटसोर्स में भी अपने भाई भतीजावाद चलाती है, और पूरी की पूरी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इन 3 लाख पदों पर विधिवत तरीके से, नियमित तरीके से, नियोजित तरीके से भर्तियां करवाई जाए और निष्पक्ष पूर्व कराई जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जो हमने सरकारों से रखी। अच्छा, आपका दो संगठन है, युवा है और बेरोजगार। हाँ, जैसे इसमें राष्ट्रीय, सभी। जी, जी जी बोलिए। राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ जो है, जो राष्ट्रीय हम्म। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, वो एक टीम है, वो अपना एक काम करती हैं। और हमें इसमें आह्वान किया गया, क्योंकि हम लगातार लड़ रहे हैं पिछले, इन्होंने तो अभी शुरुआत की है इन लोगों ने इस साल से, और चूंकि मध्य प्रदेश में पिछले लॉकडाउन के पहले से ही जो पूरी तरह सक्रिय तौर पर, अभी हम लोग ऊपर 44 लोगों पर FIR भी लगी हुई है, मेरे ऊपर खुद ही धाराएं चल रही हैं, और हम लोग अभी केस लड़ रहे हैं उस पर। बेरोजगारी पर 4 सितंबर हम्म। 2020 को मध्य प्रदेश बेरोजगारी युवा संघ ने आंदोलन किया था। 44 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है 3-4 धाराएं लगा करके अभी भी उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो ये संगठन, सिर्फ ये 2 संगठन नहीं, और भी संगठन है। अभी तो ये 2 संगठन जो सबसे नहीं होते, सामने होते हैं, और बाकी अन्य आ रहा संगठन भी हूँ, हैं जो पीछे से, हाँ, जो आएंगे, आ रहा हूँ, और आ रहा कल हूँ। आएंगे तो बातें होंगी, बाकी चीजें। इसमें जो बेरोजगार हैं और युवा हैं, ये सभी जाति धर्मों के हैं। बिल्कुल सभी जाति धर्मों के, क्योंकि बेरोजगारी तो जाति धर्म देख करके घुसती नहीं है। बेरोजगारी तो बेरोजगारी है। नहीं, लेकिन जब बंटना होता है तब जाति धर्म देखा जाता है। ये बेरोजगारों की और पढ़े लिखे लोगों की ये अपनी मूर्खता है कि जब बंटने के लिए जाति धर्म की ओर चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि हमारा असली दुश्मन रावण है। रावण का मतलब क्या? वो रावण नहीं जो वो रामायण में था। रावण मतलब बेरोजगारी, रावण मतलब अशिक्षा, रावण मतलब स्वास्थ्य की खराबी, रावण मतलब समाज की बदहाली, रावण मतलब सांप्रदायिकता, रावण मतलब जातिगत भेदभाव, रावण मतलब विभिन्न प्रकार के अत्याचार, व्यभिचार, इनके खिलाफ सरकारों का निकम्मापन, सरकारों का संवेदनशीलता, इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और एकजुट होकर तभी लड़ सकता है जब एक शिक्षित व्यक्ति ये समझे हम एक है, वरना हम जो है क्योंकि फुटबॉल की तरह खेल दिए जाएंगे। अभी ओबीसी महासभा का बड़ा आंदोलन हुआ था, वो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, जो 27 से 14% शायद कुछ मामला है वहां पे। हाँ, मध्य आपको प्रदेश में ये सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश सरकारें कोई भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहती नहीं है, सिर्फ गेम खेलना हम्म। चाहती ओके। है। गेम ऐसा खेलना चाहती है इनके पास ना तो कोई प्रॉपर डाटा होता, और ना ही ये आरक्षण देने के पहले अपने वकीलों से या अपने लोगों से इस प्रकार से विचार विमर्श नहीं करते कि हम इस प्रकार का नियम अगर लेके आ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जाकर के हाई कोर्ट में फंस जाए, और उसकी वजह से तमाम भर्तियां क्या रहें, रुकी रहें। तो ना तो ओबीसी को फायदा होगा, ना जनरल को फायदा होगा, और समाज सीधे 4 साल पीछे चला जाएगा। नहीं तो ये कोर्ट में बड़ा अच्छा जाता आपने कौन? बायका बता ऐसा है वकील साहब, हम्म कोर्ट में जाता कौन है? बता रहे उसकी बता रहे हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में 14% से 27% बढ़ाया गया ओबीसी का आरक्षण को। ठीक है। बहुत आंदोलन हुआ, ओबीसी महासभा और तमाम लोगों ने आंदोलन किया, और आरक्षण बढ़ा दिया गया 12 से 27% कर दिया, 14 से 27% कर दिया गया। हम्म। लेकिन जब 14 से 27% किया गया तो उसमें एक दो चीज ऐसी निकाली गई जो खामी सबसे सामने आई, कि जैसे ही इसके खिलाफ पिटीशन गई, जैसे इसके खिलाफ पिटीशन डाली गई कि ये जो भर्ती नियम है गलत है, 27% भर्ती नियम गलत है, सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। नहीं नहीं, पिटीशन पहले किसने डाला था? ओबीसी भी तो हिंदू ही है ना, पिटीशन डालने वाला कौन जात का था? पिटीशन डालने वाला शायद वो थे जिनको ये लगता था कि 27% चला जाएगा तो हमारा अधिकार मर जाएगा, नहीं और नहीं, वो ओबीसी वाले इसे हिंदू लड़ रहे नहीं थे। है, ओबीसी हिंदू सुन तो नहीं लीजिए, है। ओबीसी आपको बता दूं, ओबीसी में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं सब। मुस्लिम भी ओबीसी होता है, याद रखिए। हम्म। ओबीसी किसी धर्म के लिए नहीं है। ओबीसी किसी धर्म के लिए, कम से कम 6000 से ज्यादा जातियां हैं जिनको पूरा शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बात मंडल कमीशन हम्म। के समय। आप तो ज्यादा जानते हैं।
और उसमें प्रॉपर तरीके से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर वो अदर बैकवर्ड एक क्लास है वो, तो कुछ ऐसे लोगों को लगा कि भाई गलत है ये 27% नहीं, इनको 14% ही रहना चाहिए। उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल करी, अच्छी बात है, कोर्ट में जाना सबका हक है, इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानता। कोर्ट में आप जा सकते, मैं जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है। बीइंग एन एडवोकेट मैं तो यही बोलूंगा, जिसको समस्या है किसी भी चीज से, कोर्ट जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कोर्ट जाना, इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट गया और आपके सरकार के नियम को चैलेंज किया, तो सरकार ने कितनी तत्परता से उसको रखा, सरकार ने नहीं राइट। रखा। ये इंपॉर्टेंट है सर। अगर सरकार को लगा है कि सरकार ने सही किया है, तो सरकार अपना पक्ष रखी क्यों नहीं? सरकार 3 साल से उस बात को, मुद्दे के क्यों लटका रखी, आज भी लटका हुआ मुद्दा। तीसरी चीज, सरकार जब इस प्रकार की कोई चीज करती है, तो आपको तो पता है सर कि कोई भी नियम कानून बनाने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर जो विधि से संबंधित लोग होते हैं, विधि विधान से संबंधित लोग आराम से बैठकर एक सलाह मशवरा कर सकते हैं। उनको पहले पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन क्या एक कमलनाथ जैसे जब वो मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो ये नहीं सोच पाए कि हम कर क्या रहे हैं? या दूसरी चीज, ये सिर्फ एक कार्ड था सर, सरकार गिर रही थी, सरकार गिर रही थी, किसकी? कमलनाथ सरकार गिर रही थी, और वो जाते जाते एक नया नियम छोड़ के चले गए कि दम हो अगर शिवराज सिंह चौहान, तो तुम इस चीज को, कानून को बना के बताओ। और जब दूसरी सरकार आई, तो दूसरी सरकार कुछ नहीं की, क्योंकि ओबीसी से मध्य प्रदेश में दोनों सरकारें डरती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक आंकड़ा बता रहा हूं, 52% से 54% जो है आबादी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें 27 क्यों, हमें तो 35% दीजिए। मध्य प्रदेश में 10 से 12% मुश्किल से सामान्य वर्ग है, आप उनको 10% दे रहे हो। मध्य प्रदेश में 21% एसटी है, उसको आप 20% रिजर्वेशन दे रहे हो। मध्य प्रदेश में 16-17% कौन है? एससी, उसको आप 16% रिजर्वेशन दे रहे हो। तो मध्य प्रदेश में जब 52% ओबीसी है, तो आप उनको 27 भी क्यों नहीं दे रहे? ये लड़ाई है ओबीसी। ये पूरा एक मुद्दा जो है, जो हम लोग सुनते रहते हैं लगातार, लगभग 64 पिटीशन है, ये मुद्दा पूरा है। तो अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग इन सब चीजों से हट करके सरकारों से इतना ही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जब लफड़े में जाने वाली है आपकी भर्ती, जब आपको पता है कि झंझावात होने वाला है, जब आपको पता तूफाने फंसने वाली है, तो भाई बेरोजगारों की कश्ती क्यों फंसा रहे हो वहां? आप उससे लड़िए, आप उससे लड़िए, उससे निकलने के बाद अप्लाई करिए ना। तो ये एक पूरा का पूरा एक जो मैटर बना, वो इस प्रकार से। और अब मैटर जाके निकाले 3 साल में, इतना घटिया सोल्यूशन निकाले, आप भी सुन के दंग रह जाएंगे कि रहेगा तो 27% ही, लेकिन रिजल्ट आएगा 87% का। 13% एक्स्ट्रा ओबीसी और 13% एक्स्ट्रा जो जनरल की सीट जो है 26% रिजर्व करके रख ली जाएगी। सुनिए कमाल की बात है, 26 रख ली जाएगी। अगर हाई कोर्ट कहती है कि ओबीसी को 27 दे दो, तो 13% जनरल का व्यक्ति जो सेलेक्टेड में, उसे बाहर कर दिया जाएगा। और अगर कहता है 14% दे दो, तो 13% जो है ओबीसी को जो है बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अब अगर पीएससी की लिस्ट आएगी, तो दो लिस्ट आएगी, एक आएगी 87% कैंडिडेट की, और एक आएगी उन 13% की। अब कमाल की बात है कि अगर वो 13% में से कोई टॉपर रहा, तो पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि टॉपर को बाहर किया जाएगा और बाकी को किया जाएगा। यह कैसे भी हो राइट। सकता है कि टॉपर को बोला जाएगा तुम अभी बैठो, क्योंकि तुम अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो, ठीक है, बाकी को हम लोग तब तक आगे भेजते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लेकर के भी हमने, ये भी हमारा एक मुद्दा है इसमें, क्योंकि लगातार जब हमने प्रोटेस्ट किया, तो एक बार बार सरकार यही बोली कि 27% ये है, बाकी चीज है। चीज देखिए, हम एक एडवोकेट है, हम ना तो जनरल की बात करते हैं, ना एसटी की, ना एसटी की, ना ओबीसी की, हम बात करते हैं लॉजिक की, हम बात करते हैं कानून। कानून की, हम बात करते हैं कानून की। हो सकता है दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को ये लगे कि जो चौहान सर है, एडवोकेट चौहान सर है, वो जनरल का सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कह सकता है ओबीसी सपोर्ट, क्योंकि एससी एसटी का। मैं पहले क्लियर कर दूं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सपोर्ट कर रहे हैं युवाओं का। मैं बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर बैठा हूं। अब बेरोजगार चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का, चाहे एससी का, चाहे एसटी का हो, सबकी बेरोजगारी की चर्चा है। और जो लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई ही हमारी बेरोजगारी की। लेकिन इसमें जो दांव चलिए। पेच फंसता है, दांव जी। पेच फंसता है, वो कोर्ट में जाके, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाके फंसता है। और 4 साल से यही मुद्दा जो है अटका हुआ अ,
रोजगार सत्याग्रह है कल। एक तो वीडियो शूट करवा के मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं वीडियो को लगवाऊंगा, सुनूंगा और अम्बेडकर नाम पर शेयर करूंगा। कोई नहीं, क्या बिल्कुल कार्यक्रम होने जरूर। वाला है रोजगार सत्याग्रह में? हाँ, बेरोजगार सत्याग्रह कुछ ऐसा कार्यक्रम है कि हमारे कुछ साथी लोग पहुंच चुके हैं, भोपाल के हम्म। सीमा पर पहुंच चुके हैं। अब भोपाल के सीमा पर कुछ लोग उनको एकत्रित होंगे, आधा जगह दूसरी जगह से आएंगे। जगह एक खजूरी सड़क, जो यहीं पर से है, आपका नेशनल पुलिस एकेडमी बन गई वहीं पर, और मध्य प्रदेश की पुलिस एकेडमी वहीं पर है, पुलिस वगैरह ट्रेनिंग होती है, भौरी। वहां के बाईपास है, वहां से भी एंटर करेंगे लोग, और काफी सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग बैरागढ़ जो रेलवे स्टेशन के आसपास से मिलेंगे, और पैदल मार्च करते हुए वीआईपी रोड आते हुए, सिया आवास के बगल से गुजरते हुए वो बच्चे गुजरेंगे, और जाकर के एक जगह है शाहजानी पार्क, शाहजानी पार्क में जो है बैठेंगे, वहां पर सत्याग्रह करेंगे। कुछ सत्याग्रही वहां भी रहेंगे। तो दोनों जगह टीम पहुंचेगी, कुछ टीम पहुंचेगी सत्याग्रह के लिए वहीं पर पहुंच जाएगी, कुछ लोग वहां से पैदल आएंगे। तो जरूरी है ना, कुछ यहाँ भी होना चाहिए वेलकम करने के लिए, वही हम यहाँ बैठे हैं। तो ये चलिए पूरा एक ठीक है, चीज मैं रहेगी। कल कल जो है मैं आपसे फिर बात करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ वीडियोस आप मुझे भेजेंगे। और नहीं, जरूर चलते सर। चलते आखिरी सवाल, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है? अभी अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, लेकिन हम लोगों ने एक लेटर जारी किया है कि जिसको भी लगता हो कि बेरोजगारी का दर्द आपको महसूस हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, सबका स्वागत है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमसे दूर रहो, हमारी बात तो रखो। वो नहीं कहते साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ। तो ठीक है, आप भी आओ, क्योंकि ये भी तो बेरोजगार है ना भाई। जो सरकार में है वो रोजगार में है, जो सरकार में नहीं वो भी बेरोजगार है। आजकल सबसे बड़े बेरोजगार हमारे कमलनाथ जी खुद हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के। नहीं, सच है सर, दिस इज ट्रूथ है ना, कि जो बेरोजगार हैं तो उनको है। क्योंकि यही शिवराज सिंह सरकार जब अभी 2020 में बेरोजगार हो गई थी, तो सीने पर पट्टा लगा के घूम रहे थे गृह मंत्री जो अभी वर्तमान में हो, सब जब सब बेरोजगार थे तब सब लगा रखे थे कि जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब बच्चा खूब इनका ट्वीट करता है, अरे कहां गए भैया वो, तो उस ट्वीट को इग्नोर कर देते हैं। हमने सभी का आह्वान किया है, आइए। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी आपके दर्द हो रहा है, आपको बेरोजगारी का एहसास है अगर आपको, तो बेरोजगारी युवा संघ आपका स्वागत करता है, चलिए, और आपको राष्ट्रीय तो शिक्षित युवा वर्ग स्वागत करता है। भोपाल में कल बेरोजगारों का एक बड़ा सत्याग्रह है। आसपास भोपाल के जो साथी हो एक बार जाकर देखें, वहां पे वीडियो बनाए, हमें भेजे भी। वैसे मोदी साहब ने कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। ये थे एडवोकेट दिनेश साहब, और बड़ा बोलते हैं, बेबाक बोलते लिखते भी हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए। कल कल दिन में ही प्रोग्राम है? हाँ, 10 बजे से प्रोग्राम, 8 बजे से पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी, 10 बजे शाहजहानी पार्क ठीक शुरू है, हो तो जाएगी। कल आप जाइए, देखिए, और कल 10 बजे से प्रोग्राम है, देखिए वहां पर किस तरह से युवा सत्याग्रह कर रहे हैं। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया वकील साहब, और जी, जल्दी थैंक यू मिलते सर। हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू। जी सर।